जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन और तगड़ा तगड़ा ट्रिक और अप्रोच के साथ हर दिन एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो जो है आपका 16 है। इसके पहले 1 से लेकर 15 तक कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल में वीडियो में जाइएगा तो वहाँ लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी मैथ के नाम से, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही शानदार सेशन रहने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और प्रीवियस ईयर का सवाल है, जो बिहार एसएससी में लगातार पूछा हुआ है। और बिहार सिविल कोर्ट में इसके प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछा है वही पैटर्न वही लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग पहले लाइक कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए, सवाल कहता है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धन, क्या कहता है, साधारण ब्याज पर कोई धन 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है, याद रखिएगा, n-1 इंटू 100 डिवाइड टाइम, ये रेट निकालने का तरीका होता है। रेट निकालने का n मतलब कितना गुना, 2 गुना, तो 2 - 1 हो जाएगा। इंटू 100 है तो 100 रहेगा, और नीचे t मतलब टाइम कितना लग रहा है, 12 साल। इसका मतलब यह हुआ कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे 12 है तो 12, और 100/12 का मतलब होता है 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, अगला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है, देखिए, कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगी। अब शानदार ट्रिक देखिए, क्या कैसे चटकाइएगा। सबसे पहले 20% की बात हो रही है, और अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि 1 साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट देना है। तो पहले साल मान लीजिए कि दोनों मिलाकर 20% दिया जा रहा है 1 साल में, अर्धवार्षिक कहेंगे तो 6 माह पे 10%, फिर 6 माह पे 10%, 2 बार देना पड़ेगा। यानी रेट हम लेंगे कितना, 10%। रेट हम कितना लेंगे, 10% लेंगे। अब देखिए, अब समझिएगा, पहले मूलधन कितना था तो कहिएगा 10,000 रुपया था, बाद में कितना हो गया तो कहिएगा 13,310 रुपया हो गया। आप समझिएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अच्छा, इस 1,000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है तो कहेंगे बिल्कुल होता है। अच्छा, 10 और 11 में देखें तो 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। कितने के ब्याज, मान लीजिए 10 रुपया है, 11 रुपया मिश्रधन हो गया है, तो कितने रुपये के ब्याज मिला है, 1 रुपये का। कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो 100 पर मिलेगा 10%। इसका मतलब रेट यहाँ भी आ गया कितना बाबू, तो रेट यहाँ भी आ गया 10%। इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड कर गया, ये जो रेट यहाँ दिया है 10%, इसको क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो जब सेटिस्फाइड कर गया तो जो पावर है ना, पावर यही इसका टाइम हो जाएगा। पावर जो है ना वही इसका टाइम, पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल, यानी 3 ईयर्स आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 3 वर्ष आपके सवाल का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, ये देखिए। देखिए कहता है सवाल में
कि एक दुकानदार है अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है, ठीक है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ लिख देते हैं सीपी, ठीक है, सीपी मान लेते हैं यहाँ 30% अधिक देता है। मार्क प्राइस कितना, क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस ये कितना अधिक हो रहा है 30%, तो क्रय मूल्य यानी सीपी को हम 100 मान लेते हैं और 30% अधिक करिएगा तो 130 हो जाएगा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। फिर कह रहा है किंतु बिक्री के समय यानी बेचते समय 10% की छूट देता है, तो मार्क प्राइस कितना है 130 से 10% की छूट दे दीजिएगा तो 130 का 10% कितना होगा, 130 का 10% 13 होगा, कितना होगा 13 होगा। यही 13 कम कर दीजिए, इसमें से 13 जब कम करिएगा तो यहाँ 117 हो जाएगा, यानी कितना में बेचिएगा 117 में बेचिएगा। तो सीपी आपका 100 है, एसपी आपका हो गया 117, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यानी 17% की, और यही 17% आपका लाभ हो जाएगा। यही 17% आपका कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी 100 रुपये में खरीद कर 117 रुपये में बेचिएगा तो 17 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। 17% क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी 17% का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर है, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। एकदम जो है कि बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये सब। देखिए कहता है कि यदि समान योग्यता वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करते हैं, फिर बोला है कि समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्य को संपन्न करने के लिए कितना समय लगेगा। अब इसका देखिए एक कंसेप्ट है जिसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या कंसेप्ट है, कहता है M1 मतलब व्यक्ति 1 इंटू D1 कितने दिन समय लगा, कितना वर्क हो रहा है W1 बराबर होता है किसके, M2 यानी दूसरा व्यक्ति, फिर दूसरा दिन और दूसरा काम यानी W2। M1 मतलब 2 व्यक्ति तो हम यहाँ 2 लिख दिए, D1 मतलब 2 दिन तो हम यहाँ 2 लिख दिए। काम क्या हो रहा है, कर्तव्य की बात हो रही है, 2 कर्तव्य तो 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर M2 मतलब कितने व्यक्ति, तो कह रहा है कि 100 व्यक्ति तो यहाँ 100 लिख लेंगे, ठीक है जी। फिर D2 मतलब कितने दिन, तो टाइम निकालना है, दिन निकालना है, तो D2 अपनी जगह पर रहेगा। फिर W2 यानी कितना कर्तव्य, तो 100 कर्तव्य तो 100 नीचे लिख देंगे। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो D2 यहाँ पर कितना आ गया, तो कहेंगे 2 आ गया, यानी 2 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा बाबू, तो कहेंगे 2 दिन लगेगा, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बहुत शानदार तरीका है इस तरह के सवाल को बनाने का। पेन पेपर लेकर बैठिएगा। मैंने क्या बताया है कि जब भी मैथ का सवाल बनाने बैठे तो पेन और पेपर बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं पर आपको कुछ नया देखने को मिले या ऐसा कंसेप्ट जिसके बारे में आप प्रॉपर रूप से आप उससे परिचित नहीं हैं, तो आपके लिए पेन पेपर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और आगे देखिए अगला सवाल, किसी भी पब्लिकेशन का किताब आपके पास हो, आप लगाइए, सवाल को बनाइए, यकीन मानिए आपके ज़रूर परिवर्तन होगा। देखिए सवाल कहता है कि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आप समझिएगा, एक तार है जो वर्ग के आकार का है। किस आकार का है, वर्ग के। इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं, वर्ग की भुजा सभी बराबर होती है आपस में। तो अब देखिए, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाले, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया कितना है सवाल में, तो कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना बाबू, तो 121 दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हटाएगा इधर आएगा तो ए का वैल्यू 11 मिलेगा, यानी इसकी भुजा कितनी निकल कर आ गई, 11 आ गई। अब बोला है कि उसी तार को फिर मोड़ा जा रहा है एक वृत्त में। किसमें बाबू, एक वृत्त में। तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बोला गया सवाल में दोनों बराबर है। दोनों बराबर का मतलब जितना परिधि इसका है उतना ही परिधि इसका है। तो वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 गुणे ए भुजा, तो ए कितना आया है 11, बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r।
तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 और इंटू आर होता है। ठीक है, अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 2 से 2 दूना 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, 7 इधर चल जाएगा तो आर हो गया 7। तो जब आर 7 हो गया तो बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स वायर। पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 7 है, एक्स वायर है तो 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्य होता है 154 सेंटीमीटर एक्स वायर, यानी 154 सेंटीमीटर एक्स वायर आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 154 सेंटीमीटर एक्स वायर आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 154 का मतलब हो गया, 154 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। देखिए सवाल में कहता है, क्या कहता है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था। अब समझिएगा बात, समझिएगा। कहा है कि 2 व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु हस्बैंड वाइफ की कितनी है, ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गई। दोनों का रेशियो कितना है तो कहेंगे 4:3 है। ठीक है जी। अच्छा कहा है कि 4 बरस के बाद, अच्छा 4 बरस के बाद कितना हो जाता है इनका अनुपात, तो कहेंगे कि 9:7 हो जाता है, 9:7 हो जाता है। अच्छा इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का क्या तरीका है, तो 9 और 7 में 2 का अंतर है, 4 और 3 में 1 का अंतर है, तो इस 2 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 का जो अंतर आया है दोनों में उस 1 से नीचे वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया रेशियो मिलेगा हस्बैंड और वाइफ का। क्या मिलेगा, तो 4 2 8 मिल गया और यहाँ 3 2 6 मिल गया। यहाँ 4 बरस बाद की है, कितनी आ जाएगी 4 बरस बाद, तो 9 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 1 7 हो जाएगा। अब समझिए 8 के बाद 9 हो रहा है, कितने यूनिट बढ़ा है 1, फिर 6 के बाद 7 हुआ है, कितने यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ बढ़ा है 4 बरस बाद, तो 4 हो गया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो देखिए 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौका 24। इसका मतलब कि हस्बैंड जो है वो 32 साल के हैं और जो उनकी वाइफ है वो 24 साल की हैं। अब समझिए बात। अब सवाल बोला है कि कितने बरस पूर्व इनका विवाह हुआ था, तो मान लीजिए टी वर्ष पहले, तो 32 माइनस टी और वाइफ को देखेंगे तो 24 माइनस टी, यानी टी वर्ष पहले इनकी शादी हुई है। इनकी शादी जितने वर्ष पहले हुई है उनका अनुपात कितना दिया है 5:3, मतलब 5/3। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9 हो गया, माइनस 3t हो गया। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 24 × 5 120 हो जाएगा, माइनस हो गया कितना 5t। ये 5t इधर आएगा तो 2t हो जाएगा, क्योंकि 5t में से 3t घटेंगे तो 2t। 96 इधर आएगा तो घटेगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, तो 2 से काटेंगे 24 को तो 12 हो गया। टाइम कितना हो गया 12 साल। टाइम कितना हो गया 12 साल पहले जो है इनका विवाह हुआ था। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है देखिए। अगला सवाल देखिए, आराम से सीखते चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए सवाल में कहता है कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2 होल 2/3% वृद्धि की जाए, 2 होल 2/3% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। 2 होल 2/3% का मतलब 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया और नीचे 3 है तो 3 रहेगा। आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 2 ऊपर हो गया, नीचे 25 तिहाई 75 हो गया। इसका मतलब कि इसका मासिक आय, नीचे वाले को मासिक आय मान लेते हैं, मासिक आय 75। तो पहले 75 था, अब 75 से क्या हो गया 2 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हुई 2 की, क्योंकि 75 का 2 होल 2/3% निकालेंगे तो 2 होगा, तो 75 में 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, पहले 75 था, अब 77 हो गया, कितने की वृद्धि हुई है? तो कहेंगे 2 की वृद्धि हुई है। तो आपके हिसाब से 2 यूनिट की वृद्धि हुई है, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 72 की वृद्धि हो रही है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 2 यूनिट को काटेंगे एक बार में तो 36 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 36 हो गया। अब सवाल में बोला है कि मासिक आय बताइए, तो मासिक आय हमने 75 लिया था, तो 75 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसी 36 में 75 से गुणा कर देंगे। कैसे होगा गुणा? तो देखिए, गुणा करने का भी तरीका है। क्या करते हैं, 75 को हम लिख देते हैं 25 × 3, 25 3 कितना होता है? 75 होता है। चाहे हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते, फैक्टर मत करिए, ऐसे ही गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए 6 × 25 कितना होता है? 30 होता है, 3 कैरी हो गया। देखिए फिर बाहर बाहर गुणा करिए, 5 × 3 15 और 6 × 7 42, अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा, तो 6 × 7 42 और 3 कैरी 45 हो गया, और 5 × 3 15, यहाँ से 15 और 45 60 हो गया, 0 हो गया, 6 कैरी अब होगा। अब लास्ट में गुणा करिए 7 और 3 में, तो 7 और 3 में गुणा हुआ तो कितना होगा? 21 होगा। 21 और 6 मिलकर हो गया 27, यानी 2700 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 2700 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल में कि 5.624 का होल क्यूब है, आप प्लस में है 4.376 का होल क्यूब। अब इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब है ऊपर, ठीक है, और नीचे ये ए सेम है, तो ए में गुणा होगा तो ए एक्स वायर, और माइनस ए इंटू बी है तो ए इंटू बी हो गया, और प्लस यहाँ बी, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो ए एक्स वायर यहाँ बी में गुणा होगा तो बी एक्स वायर। अब इसका पूरा फार्मूला होता है ए प्लस बी, इसका अलजबरा फार्मूला है, अलजब्रिक पे है, तो इसका पूरा फार्मूला होता है ए प्लस बी। तो ए हमने किसको माना है, तो हम बोलेंगे कि 5.624 को, और बी किसको माना है तो 4.376 को। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 4 10 का 0 1 कैरी, फिर 7 और 2 9 और 1 10 हुआ 1 कैरी, फिर 3 और 6 9 और 10 का 0 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 हो जाएगा, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट का पॉइंट यानी 10 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 10 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ये अलजेब्रिक आपको फॉर्म में था, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में ही बनाया जाता है, क्योंकि अगर इसको पूरी संख्या को क्यूब निकालिएगा, इसका क्यूब निकालिएगा, तो यकीन मानिए आपके पूरी की पूरी टाइम खत्म हो जाएगी, 10 से 15 मिनट लग जाएगा एक ही सवाल में। समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसको एक फार्मूला पे है, अलजेब्रिक फार्मूला पे, जिसको हमने इसको क्या किया, इस रूप में हमने फॉर्म में कर दिया, इस रूप में दे दिया, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, आसान हो गया ना। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अलजेब्रिक फार्मूला अगर याद रहेगा तो इस तरह का सवाल देखते ही आपके दिमाग में तुरंत खटकेगा, दिमाग में घंटी बजेगी कि नहीं यहाँ पर ये कंसेप्ट लगेगा। देखिए सवाल में दिया है, क्या दिया है कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, और कह दिया है कि x प्लस 1/x का वैल्यू, तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का दी होल एक्स वायर और प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसका फार्मूला। अब देखिए इसका x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, एक्स वायर है तो एक्स वायर करेंगे प्लस 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 का एक्स्ट्रा 16, 16 4 20, और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल को करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 1 - 1/2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा, बहुत शानदार। अच्छा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2, और नीचे 3 है तो 3 रहेगा, बहुत शानदार, इंटू। अच्छा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 रहेगा, बहुत शानदार, इंटू डॉट डॉट। आगे देखिए, अच्छा n - 1 में से 1 माइनस करेंगे तो n - 2 हो जाएगा, और नीचे n - 1 है तो n - 1 रहेगा, बहुत शानदार। आगे n में से 1 घटाएंगे तो n - 1 हो जाएगा, और नीचे n है तो n रहेगा। अब देखिए ऐसे कैंसिल हो रहा है, 2 से 2,
3 से 3, तो आगे 4 से 4 होगा, और आगे n-2 से n-2 होगा, और आगे n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया ऊपर में 1 और यहाँ बच गया नीचे में n, तो 1/n आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 1/n आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान सरल ट्रिक यही है। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एकदम मस्त रहिए, मज़े में रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, 1000 लीजिए और 1000 में 225 से भाग दीजिए। 225 से भाग दीजिएगा तब 25 चौका होता है 100, 1 0, 25 पचे हो जाएगा कितना, 25 चौका 100 और 25 से कटेगा। 1000 में 225 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना बार में, 4 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, डायरेक्ट 4 बार में कट गया, डायरेक्ट 4 बार में कट गया, तो 4 आ गया। ठीक है, अब 5000 है तो 5000 में किससे भाग देना है, 225 से देना है। तब 25 से अगर काटते हैं तो 25 दूना 50 होता है, डबल 0 रहेगा। और 25 से काटेंगे अगर 25 से तो कितना बार में जाएगा, अच्छा डायरेक्ट कटेगा कितना बार में, 22 बार में डायरेक्ट कटेगा। देखिए 225 से हम भाग देंगे किस में, 5000 में, तो 2 बार में कटेगा तो 25 दूना 50 और 2 दूना 4, 0 हो गया, 5 0। फिर 225 दूना कितना होता है, 500 होता है, 550 होता है, यहाँ 5 रहेगा, 550 होता है, तो आसानी से कट गया। सॉरी 450 होगा, यहाँ 450 होगा, 450 एक बार में कट गया। इसका मतलब कि 22 हो गया। अब बोला है कि कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में, तो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। सिंपल इन दोनों का क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो 22 और 4 में कितना का अंतर है, तो कहेंगे 18 का अंतर है, और यही 18 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 18 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है ये देखिए। कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात जो है वो 2:3:5 है। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक कक्षा में अगर 20 छात्र बढ़ा दें तो यह अनुपात कितना हो जाता है, तो बोल रहा है कि 4:5:7 हो जाता है। अब देखिए आपके हिसाब से कितना बढ़ा है, 4 के बाद 2 हो रहा है, मतलब 2 की वृद्धि हुई है। 3 के बाद 5 हुआ है, मतलब 2 की वृद्धि हुई है। 5 के बाद 7 हुआ है, मतलब 2 की वृद्धि हुई है। तो आपके हिसाब से 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 20 छात्र की वृद्धि हो रही है। तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे, अपनी तुलना सवाल से कर देंगे। तो 2 से काटेंगे 1 बार में और 2 से काटेंगे 10 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो बोला है कि तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे, तो यही तो ऊपर वाली छात्रों का अनुपात है, यही तो ऊपर वाला रेशियो छात्रों का अनुपात है। तो 5 3 8 8 2 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो शुरुआत में तीनों कक्षाओं को मिलाकर कितने छात्र थे, तो कहेंगे 100 छात्र थे। कितने छात्र थे, 100। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए कहता है सवाल में कि 2 संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मौसा 27 है। ऐसी कितनी संख्याएं की जोड़ है। तो देखिए मान लीजिए हम मान लेंगे वो 2 संख्या, हम मान लेंगे 2 संख्या कौन कौन है, तो कहेंगे 27x एगो को मान लेते हैं, दूसरे को 27y मान लेते हैं। पहली संख्या को 27x, दूसरी संख्या को 27y। अब बोला है दोनों संख्याओं का योग 216, आप जोड़िएगा दोनों को, तो हम दोनों में से 27 कॉमन लेंगे तो 27 × x + y होगा। 27 × x + y दोनों को जब जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना दिया है सवाल में, तो कहेगा 216 दिया है। अब ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में। 27 8 होता है कितना, 216, मतलब x + y का वैल्यू कितना हो गया, 8। अब बोला है कि ऐसी कितनी संख्याओं की जोड़े हैं, तो जोड़ा देखिए अगर संख्याओं की जोड़े की बात करें तो कितनी हुई, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, एक बार 1 + 7 लिख सकते हैं, यानी 1, 7 हो गया। ठीक है,
और एक बार क्या लिख सकते हैं 2 कोमा लिख सकते हैं 6, 2,6। तो ये हो गया आपकी 2 जोड़े हैं। कितनी जोड़े हैं? 2 जोड़े हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ होगा, 4 + 4 होगा, तो 4 + 4 तो हो जाएगा, लेकिन अगर 4 + 4 लेते हैं सेम संख्या, तो यहाँ पर अगर हम रखें सेम, तो इसका योग जो है कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। जोड़ने पर 27 चौका कितना होते हैं? हाँ, हो जाएगा। तो यह भी हो जाएगा, 4,4 भी हो जाएगा। तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3 हो जाएगा। 3 मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, ये देखिए। कहता है कि इस संख्या को हम 119 से अगर भाग दें, कोई संख्या हमको नहीं मालूम, इसमें जब हम 119 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? तो कहेंगे शेषफल जो बचता है वो बचता है कितना बाबू? 19 बचता है। अब कहता है कि यदि उसी संख्या को, अगर इसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? देखिए पहले स्टेटमेंट में समझिएगा, पहले सवाल के लाइन के पहले लाइन में देखिए, सवाल के जो पहला लाइन है इसमें देखिए जो शेषफल कितना बताया जा रहा है? 19 बताया जा रहा है। तो जो पहले स्टेटमेंट में शेषफल होता है वो दूसरे स्टेटमेंट के लिए संख्या का काम करता है। मैंने क्या बताया? पहले स्टेटमेंट के शेषफल जो है वो दूसरे स्टेटमेंट के लिए संख्या का काम करता है। तो यहाँ वाली संख्या को हम 19 मान लेते हैं, यानी 19 में भाग देना किससे? 17 से। तो शेषफल कितना बचेगा? जब 17 से 19 में भाग देंगे तो 17 एकम 17 हो गया, नीचे क्या बच गया? 2, यानी शेषफल कितना हो गया? 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सही आंसर मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, सवाल में कहता है √2। अच्छा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे 2⁻1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 3√3 यहाँ इसको अंदर में रूट दिया है 3, अंदर के अंदर यहाँ 3 है बेस में, तब बेस के पावर 1/3 हो जाएगा। जो भी यहाँ अंदर होता है वो आ जाता है डिवाइड में। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में है 2, 3, 4, 6, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो 12 होगा। इसी 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सब के पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबके पावर में। तो 2 से काटेंगे 12 तो 2 के पावर 6 मिलेगा, 3 से काटेंगे 12 4 हो गया, यानी 3 के पावर 4 मिलेगा, और 4 से काटेंगे 12 तो 3 मिलेगा, यानी 4 के पावर 3 मिल गया, और 6 से काटेंगे 12 2 मिलेगा, यानी 6 का स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब 2 का पावर 6 का मतलब हो गया 64। कितना हो गया? 64। अच्छा, 64 हो गया ना? ठीक है। 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब सवाल में ये कहा है कि सबसे बड़ी कौन है? तो ये चारों में सबसे बड़ी कौन है? तो चारों में सबसे बड़ी 81 है। 81 किसका वैल्यू आया है? तो 81 जो है इसका वैल्यू आया है 3√3 के, √3 का। तो ऑप्शन आपका बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 50 का क्यूब -3, 30 का क्यूब -20 का क्यूब। अब देखिए एक कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट क्या है? देखिए एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट समझिए कि जब भी a + b + c का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि a³ + b³ + c³ का वैल्यू होता है 3abc। याद रहेगा 3abc, 3abc। अब देखिए a कह देते हैं 50 को, b कह देते हैं -30 को, और c कह देते हैं -20 को। तो a + b + c, a मतलब 50, b मतलब -30 और c मतलब -20। क्या इसको जोड़ने पर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। 50 में से 30 गया 20, और 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आ गया ना। इसका मतलब a³ + b³ + c³ का वैल्यू हो जाएगा 3abc। तो यहाँ a³ है, यहाँ b³ है, यहाँ c³ है, इसको लिख सकते हैं 3abc। तो 3a के जगह पर 50, b के जगह पर -30, c के जगह पर -20, तो माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 2 = 90 हो गया, और
एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो बच गया तो तीन जीरो हम पीछे लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 90,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 90,000 आपके सवाल का सही आंसर मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है, अगली 9 का 10 है, तो अंतिम संख्या। बहुत सारा ट्रिक होता है लेकिन सिंपल मेथड से भी बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए 30 में हम 30 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 यानी 360 टोटल हो गया। 30 संख्याओं का योग कितना हो गया 360। अब 20 संख्याओं का औसत 11 है तो 20 संख्याओं का अगर सम निकालेगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 220। और यहाँ 9 संख्याओं का अगर सम निकालें योग तो 10 9 90, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना बाबू 310, और यही 310 इस 360 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50, और यही 50 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 50 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। सिंपल मेथड। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से चटका सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि 1% के आधे का दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा। देखिए 1% का मतलब क्या होता है, ये होता है आधा। इसका करिएगा तो डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.005 हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 2 जीरो जाएगा तो 2 जीरो पहले लग जाएगा इसके, तो 0.005 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये शानदार तरीका है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।